जिसका आप सभी को बहुत ज़्यादा समय से इंतज़ार था। जी हाँ, फाइनली अब हम लोगों ने आपके क्लास 7 के लोगों के लिए हमने शुरू कर दिया है फुल बैच। जी हाँ, हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू किया है एक योद्धा बैच फॉर क्लास 7 स्पेशली, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सबके सेशन हो चुके हैं स्टार्ट, अब पढ़ाई भी हो चुकी है स्कूल में स्टार्ट। तो अब मैं आपका क्या करने वाला हूँ, जो सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ साथ आपका कंप्लीट करवाता रहूँगा। एनसीईआरटी बुक और प्लस हो सका तो मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो बड़ा विस्केश आगाज करेंगे आज इस वीडियो का। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली एसएसटी पढ़ेंगे, एसएसटी में भी स्पेसिफिकली क्या, ज्योग्राफी, ठीक। मतलब हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, बस तुम इतना याद रखो, ठीक। भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, इतनी बात क्लियर है। तो आओ शुरू करेंगे, और उसमें भी चैप्टर 1 से शुरू करने वाले ऑब्वियसली भाई। एनवायरमेंट, ये टी नीचे आ गया तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनवायरमेंट चैप्टर क्या है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ये होती कौन सी चीज़ है, ठीक। एनसीईआरटी में आपको एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी की मैं बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें करूँगा, ठीक है। और आगे से मैं कोशिश करूँगी ना जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं वो सारी एनसीईआरटी की हो, ठीक है। यहाँ पर एक पिक लगा देंगे एनसीईआरटी की आपकी, ठीक है, जिससे आपको क्या है ना सारी चीज़ें एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएंगी, समझे। चलिए शुरू करेंगे आज की बिना वीडियो को बिना वेस्ट किए। एंड शुरू करते कहाँ से, व्हाट इज एनवायरमेंट। भाई ये एनवायरमेंट होता क्या, चैप्टर का नाम एनवायरमेंट है, तो ये एनवायरमेंट ही क्या होता है पहले तो ये बताओ। देखो एनवायरमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है। क्या कि भैया हमारे एक रवि थे, ठीक। एक बच्चा था छोटा सा क्लास 7 में आपकी तरह, उसका नाम क्या था, रवि। अब ये जो रवि थे ये बहुत टाइम बाद अपनी छुट्टियों के, गर्मियों की छुट्टी के बाद जा रहे थे स्कूल, ठीक। अब जैसे कि आप लोग भी जाते हो है ना, छुट्टियों के बाद जब आप स्कूल जाते हो तो आप देखते हो बहुत कुछ बदल जाता है। तो ऐसे जब रवि गए अपने स्कूल तो उन्होंने देखा जो उनका सुंदर सा प्ले ग्राउंड था, जो रवि को बहुत पसंद था। मतलब उसमें वो खेलते थे, वहाँ पर तितलियाँ उड़ती थी, उनको पकड़ते थे वो लोग, है ना। तो अब क्या है कि वहाँ गड्ढे कर दिए गए थे, वहाँ गड्ढे कर दिए गए थे। और अब उसको देख के बड़ा दुख हुआ कि एक सुख बचा था प्ले ग्राउंड, वो भी चला गया। अब वो अपने क्लास में गए, और फिर प्रिंसिपल ने, जब उनकी असेंबली होती, जब असेंबली का टाइम था, ठीक, जब उनकी असेंबली यानी कि प्रेयर होने का टाइम था, तब उनकी प्रिंसिपल ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया। उनकी प्रिंसिपल ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया कि यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, इसीलिए यहाँ का हमारा जो प्लेग्राउंड है इसमें गड्ढे कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी, फिर उसमें फ्लैट्स खड़े होंगे, ठीक है। और उन्होंने एक लाइन ये भी बोली कि आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। तो रवि के मन में ख्याल आया कि ये एनवायरमेंट क्या है। ये देखो, ये हमारे रहे रवि भैया, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमारे हैं रवि भैया, और रवि भैया सोच रहे हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट होता क्या है। तो अब जब अपनी क्लास में गए तब उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि मैम एक बात पूछूं। उन्होंने कहा पूछो। इसने पूछा कि भाई एनवायरमेंट क्या होता है। तो उनकी मैम ने क्या जवाब दिया, अब वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो उनकी मैम ने जवाब दिया कि जैसे तुम हो, ठीक। जैसे ये हम लोग 7th के प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग सब 7th के एकदम प्यारे से नन्हे से छोटे से बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे पास वो टेबल हो, चाहे हमारी पेन कॉपी हो, ठीक है, पेन और ये कॉपी, ठीक, चाहे हमारी पेंसिल हो, चाहे इरेज़र हो, ठीक, हमारी हवा हो, ठीक, हमारी ज़मीन हो, ठीक है, लैंड हो, पानी हो, ठीक है, पानी भी इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है, वाटर हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, एयर, लैंड, वाटर, ये सब किसके अंडर आती हैं, हमारे एनवायरमेंट के अंदर।
अब ये सुनने के बाद रवि समझा कि अच्छा, तो इसका मतलब मेरे आसपास मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, ये मेरी बेंचेस हैं, ये मेरी चेयर है, ये कॉपी है, ये बैग है, ये मेरा पेन है, ये मेरे हाथ है, क्या ये सभी मेरा इन्वायरमेंट है? तो उनकी मैम ने क्या जवाब दिया कि हाँ, यस, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हैं। समझे? आई होप तुमको भी समझ में आ गया होगा, और रवि भैया अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसको भी समझ में आया होगा। चलो भाई, तो ये तो समझ में आ गया भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे इकोसिस्टम में नहीं होता। मतलब इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर हमारा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इंटरैक्ट करता है, ठीक है। ये मतलब हमारा फ्लोरा और फौना, आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्या चीज़ है? आपने पढ़ा होगा फ्लोरा, ठीक, और आपने पढ़ा होगा फौना, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कौन सा एनिमल किंगडम, कौन सा प्लांट किंगडम, वो तुम कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में हमारा इकोसिस्टम भी आता है, एक इकोसिस्टम भी हो सकता है और मल्टीपल इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के इन टोटल अब हम लोग टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे ह्यूमन में। थोड़ी सी गले में खराश है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ठीक, तो एक होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मतलब जो इंसानों ने बनाया है। जैसे कि आपसे कहा जाता है ना कि जितने अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे उतने ही अच्छे इंसान बनोगे। तो इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करता है? हम लोग। तो हम लोग के द्वारा बनाया हुआ इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और दूसरा आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरली वो ग्रो किए हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक। अच्छा, अब इनके दो प्रकार होते हैं। एक ह्यूमन मेड के दो प्रकार, कौन कौन से? एक तो हो गया सोसाइटी, ठीक, एक सोसाइटी, और दूसरा क्या, और यहाँ पे अगला हो जाएगा, देखो भाई, एक हो गया मैन मेड। ह्यूमन मेड दो चीज़ें कौन कौन सी? एक हो गई सोसाइटी और एक हो गई हमारी मैन मेड। दो टाइप के इन्वायरमेंट यहाँ भी देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर? तो मतलब क्या है कि एक सोसाइटी वाला इन्वायरमेंट है और एक मैन मेड इन्वायरमेंट है, ठीक, जो हम इंसानों द्वारा बनाया गया। और नेचुरल में दो कौन कौन से? एक हो गया एबायोटिक, ठीक, और एक हो गया बायोटिक। अब मेजरली हम किस पे डिस्कस करेंगे? ठीक, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग मेजरली अब किस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं? तो वो हमारा डिस्कशन रुकेगा कहाँ? नेचुरल पे, ठीक। थोड़ी बहुत ह्यूमन मेड की भी हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। सब चीज़ें मैं यहीं पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, पूरे लेक्चर को आराम से देखना, कॉपी पेन रेडी रखना, जो चीज़ें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ लिखते रहना, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आज आप नोट्स बनाओगे ना, वो आगे आपको काम आएंगे किसी और को पढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट समझते चलो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिनको भी लगता है कि एसएसटी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, उनको ये वीडियो देखने के बाद एसएसटी से प्यार ना हो जाए तो मेरी गारंटी, ठीक है। चलो, अब बारी आती है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट की, जो हमारा नेचर है, जो नेचुरली चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि ये जो हमारी दीवार है ये भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, नहीं, ये नेचुरल नहीं है। दीवारें किसने बनाई है? हमारे आसपास ये जो 4 दीवारें हैं, ये तो ये किसने बनाई है? ये हम लोगों ने बनाई, तो ये मैन मेड इन्वायरमेंट है, ठीक है, समझे। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? एक है हमारे फॉरेस्ट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक, हमारी हवा हो गई, और इसके बाद हमारे जो भी हमने जैसे कि क्रॉप्स देखते तो वो भी नेचुरल है, ठीक, जो हमारे यहाँ पहले से ग्रो हो रखी थी, वो वाली नहीं जो आप फार्म में ग्रो करते हो, नहीं, जो पहले से ही ग्रो थी,
जिनको ग्रो करना नहीं पड़ा, वो पहले से होती। हमारा वाटर हो गया, हमारा लैंड हो गया, हमारा एयर हो गई, और ये तीनों भी कुछ इन्वायरमेंट होगा नेचुरल। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के दो टाइप्स कौन कौन से, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, वही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वैसे हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको, क्योंकि अगली साइड में तो हमारे 4 मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बायोटिक का मतलब क्या है, अब देखो इसमें वर्ड छुपा है बायो। बायो किस पे अप्लाई होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, हम लोग हो गए, इन पे बायो अप्लाई होती है ना, एनिमल्स पे अप्लाई होती है। तो यहां से बस एक कंक्लूजन निकालो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोटिक में वो लोग आएंगे जो जीवित है, मतलब जिनके पास लाइफ है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंडर आएंगे। ठीक, बस यही है बायोटिक का मतलब। और एबायोटिक जैसे उसका उल्टा, मतलब इसमें हमारे सर जितने भी नॉन लिविंग हैं, जैसे कि हमारे टेबल हो गई, हमारे एक पीसी हो गया, ये फ़ोन हो गया, ये पेन टैबलेट हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये बॉटल हो गई, और आसपास हमारा आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ठीक, आपके पेन पेपर, ये सारी चीज़ें एबायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। ठीक, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखो रावी की कहानी से रिलेट करते हैं। उसने क्या बोला कि मेरी जो ये टेबल है, मेरा जो पेन है, ये जो पेपर है, ये सब ही इन्वायरमेंट है। तो वो कौन से, एबायोटिक। और मेरे उन्होंने फ्रेंड्स का नाम लिया, उसने फ्रेंड्स का नाम लिया। तो फ्रेंड्स तो जीवित है ना कि मुर्दा है, बताओ, जीवित है ना वो तो वो कौन से टाइप के हुए हैं, बायोटिक। और हमारे जो बाकी चीज़ें थी जैसे कि टेबल चेयर पेन पेपर, ये नॉन लिविंग थी। तो ये हमारे क्या हो गई, एबायोटिक, जैसे पेन पेपर चेयर। ठीक, पेन पेपर हो गया। और बायोटिक में हम ह्यूमन बीइंग्स आ गए, ह्यूमंस। ठीक, चलते हैं आगे। अब कुछ 4 मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे डोमेन्स हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़े थे। 6th क्लास के अंदर हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो कुछ हमारा चला थोड़ी ना जाएगा। आओ देखते हैं। तो 4 कुछ मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है लिथोस्फीयर। अच्छा, अब लिथोस्फीयर क्या है, इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंट्स सच एज एशिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका। बेसिकली लिथोस्फीयर क्या है, इसका मतलब है हमारा लैंड। देखो लिथोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड से बना है, लिथो और स्फीयर। लिथो का ही मतलब लैंड होता है, और स्फीयर का मतलब उसका एरिया। तो लिथोस्फीयर मतलब क्या हो गया, लैंड का एरिया। क्लियर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख दिए हैं कि एशिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका है ना, और एक्सेट्रा लगा देंगे यहाँ पे, एक्सेट्रा कि हैं अभी और भी हैं। ठीक, लिथोस्फीयर आपको पता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई अब देखो तुमको एक बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ये कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं है। ठीक, कुछ खास बड़ा नहीं है ये भाई, मतलब ये अगर आप 40 मिनट का भी टाइम पीरियड सेट करके रखो तो उसमें से 20 मिनट लेगा ही और चैप्टर खत्म हो जाएगा इतनी देर में। इतना आसानी चैप्टर है। चलो आगे देखते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, और ये तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कवर कर रही हूँ, जो ये आपने 6 में पढ़ा होगा तो उसका रिवीजन है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल आर वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सी, लेक्स एक्सेट्रा। मतलब ये जितनी भी हमारे अर्थ पे वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो ओशियंस हो, चाहे वो सी हो, चाहे लेक्स हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे पॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, अगर वो वाटर बॉडी है तो वो हाइड्रोस्फीयर होगी। एटमॉस्फेयर क्या, इट इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस व्हिच इंक्लूड्स ओजोन लेयर। मतलब क्या है, ये एक थिन ब्लैंकेट है एयर का। अच्छा, अब एयर तो हमारे चारों जगह है, ये तो सबको पता है। अब तुम लोगों ने एक और चीज़ सुनी होगी, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इसी एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। आपने 5th 6th 7th में सब में पढ़ा है, 7th में तो आप ही आए हो, तो 4th 5th और 6th में आपने आराम से पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक, और एक अपने ट्रिक भी होती है इसको याद करने की, थर्मोमीजो एक्सो, आई मीन ट्रोपोस्ट्रैटोमीजो थर्मो एक्सो, ऐसी हमारी एक ट्रिक होती है, जैसे आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके आप सारी की सारी लेयर्स को याद करते हो। तो वो किसके अंदर आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर।
जिसमें हमारी ओजोन लेयर होती है। अब ओजोन लेयर कौन सी परत में होती है एटमॉस्फेयर की, वो तुम बताना मुझे कमेंट करके। ये आपका दूसरा होमवर्क हो गया। आप एक कौन सा था हमारा, फ्लोरा एंड फौना, आपको बताना है मुझे क्या होता है, और आपको ओजोन लेयर कौन सी परत में पड़ती है एटमॉस्फेयर की, वो तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना है। बायोस्फीयर, भाई ये 3 पढ़े ना, तो जहाँ ये तीनों स्फीयर्स इंटरैक्ट करते हैं ईच अदर दोनों से, वो जोन बायोस्फीयर कहलाता है। बस जहाँ ये तीनों चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर है, तो वो टोटली क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। और हम वहीं रहते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि एयर तो हर जगह है, लैंड पे ही हम चल पाएंगे, पानी में तो चल नहीं सकते, और हमारे आसपास पानी भी है पीने को, तो हम कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में। हम स्पेसिफिकली इनमें से, इन 3 में से किसी भी का भी नाम नहीं ले सकते, ठीक है, हम बायोस्फीयर के अंदर रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब ये शायद ये लास्ट टॉपिक होगा, हाँ इसके बाद बस ये एक और लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई तुमको पता भी नहीं चल रहा होगा कितने मिनट की ये वीडियो बनने वाली है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी 56 1 घंटे की वीडियोस, यहाँ मैंने चैप्टर मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म करने वाला हूँ। आओ देखो, बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इट इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ लाइक terrestrial, marine, aerial and under the surface life forms. Dinosaurs once lived on the earth got extinct naturally, but in present some species of animals like tigers and one-horned rhinoceros are on the edge of extinction. अच्छा, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे एनवायरनमेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये हमारे लाइफ फॉर्म जितने भी अर्थ पे हैं उनकी वैरायटी है, ठीक। जैसे कि टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म होगी हमारी, मरीन लाइफ फॉर्म होगी, एरियल लाइफ फॉर्म होगी। अच्छा, टेरेस्ट्रियल मरीन का सबको अर्थ पता होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, मरीन मतलब वाटर। अब एरियल का मतलब क्या होता है वो तुम मुझे कमेंट करके बता देना। ये तीसरा होमवर्क हो गया आपका। एंड अंडर दी सरफेस लाइफ फॉर्म, जैसे कि कुछ मैमल्स होते हैं जो अपने सरफेस के नीचे बनाते हैं अपना घर, जैसे कि स्नेक्स, वो होल्स के अंदर रहते हैं जो कि सरफेस के नीचे होते हैं, ठीक। अब आगे क्या है, डायनासोर्स वंस लिव्ड ऑन अर्थ गॉट एक्सटिंक्ट नेचुरली। मतलब आपने सुना तो होगा डायनासोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत साल पहले धरती पर रहा करते थे, लेकिन एक्सटिंक्ट किस वजह से हो गए, क्योंकि नेचुरली वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि हमारे धरती पे एक एस्टेरॉयड आके गिर गया, वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से डायनासोर्स का अंत हो गया। लेकिन आज के दिन कोई ऐसे नेचुरली कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिसकी वजह से टाइगर्स और वन हॉर्न राइनोसोरस इस समय एक्सटिंक्शन की एज पे खड़े हैं। मतलब हमारे काम की वजह से, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस के साथ क्या किया गया, उनके जो हॉर्न होते थे उनको काट दिया गया कुछ पैसों के लिए, ठीक। उनको ऐसे एक छुरी टाइप की ली जाती थी और उनके हॉर्न्स को काट दिया जाता था, और वहाँ से क्या होता था, राइनोस मर जाते थे, ठीक है। अमूमन हमेशा मर जाते थे, कुछ राइनोसोरस सर्वाइव कर जाते थे क्योंकि उनके इतना मतलब उनके पास होता था, चीज़ें होती थी, इसीलिए वो बच जाते थे। तो हम लोगों के कारनामों की वजह से टाइगर्स और वन हॉर्न राइनोसोरस इस समय एक्सटिंक्शन की एज पे खड़े हुए हैं। मतलब अगर हमने थोड़ी और बेसावधानी बरती तो एक दिन टाइगर्स और वन हॉर्न राइनोसोरस हमारे इंडिया से और साथ साथ पूरे वर्ल्ड से एक्सटेंड कर जाएंगे। और वन हॉर्न राइनोसोरस की मैं क्यों स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही हमारे उनका एक्सटेंशन देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं अब, ठीक है। तो एक और चीज़, क्योंकि राइनोज भी बहुत सारी जगह एक्सटेंशन भी कगार पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, हम लोगों को ये जो हम चीज़ें करते हैं कि कुछ पैसों के लिए राइनोसोरस के हॉर्न काट दिए, ठीक है, तो हम लोगों के कारनामों की वजह से ये होता है। तुमको क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, यही है अपना टॉपिक अगला। क्या, हाउ टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को किस तरीके से कंजर्व करें वो देखो। सबसे पहला तो है वेस्ट डिस्पोजल। भाई देखो, वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक जगह पर वेस्ट को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या है ना कि वो हमारे पहली बात तो इन्वायरमेंट खराब करेगी, गंदी सी स्मेल आएगी वहाँ से, और दूसरी बात वहाँ से बैक्टीरिया भी बहुत फैलेंगे, और तीसरी बात
क्या, वो जो हमारे, अगर वो बहुत अच्छा से अच्छा शहर भी होगा ना, तो भी वहाँ कोई जाना पसंद भी नहीं करेगा। इतनी गंदी होती है वेस्ट डिस्पोजल कि अगर आप खुले में वेस्ट डिस्पोज कर देते हो, जैसे एक लैंड है और उसके अंदर खूब सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा वो लैंड भर रखा कूड़े से, तो वहाँ जाना कोई पसंद भी नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा गंदगी लगती है वहाँ। तो वो क्या है ना, जो व्यू होता है उस जगह का वो पूरा बिगड़ जाता है वेस्ट डिस्पोजल की वजह से, और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, खराब। अगला है मेंटेनिंग बैलेंस इन्वायरमेंट एफॉरेस्टेशन। मतलब हमको अपने इन्वायरमेंट में बैलेंस रखना है। मतलब हमको इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ से एक बैलेंस बनता है इन्वायरमेंट में। उसी तरीके से जितने पेड़ काट रहे हो उतने ही पेड़ लगाओ, तभी बैलेंस हो पाएगा इन्वायरमेंट, नहीं तो हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। और अगला टॉपिक क्या है, एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना। ठीक, मतलब आप एक बात आज से कर लो, जिनका बर्थडे आज या कल में या फिर आने वाला है, तो उन्हें प्रण कर लो क्या, कि अपने बर्थडे पर हमेशा एक पेड़ ज़रूर लगाओगे। भले किसी पार्क में लगाओ, भले कहीं पे भी लगाओ, कहीं ज़मीन हो, खुली सी मिट्टी हो, वहाँ जाके लगाओ, लेकिन अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाओ। ठीक, उससे क्या है कि अगर आपका एक पेड़ हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकता है। ठीक है, चलो आगे, सेविंग रिसोर्सेज एंड एनर्जी। हमारे पास जितनी भी एनर्जी के फॉर्म्स है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गए, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी आज आप देखते हो, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनको बनने में, अगर ये आज की तारीख में ख़त्म हो गए तो इनको बनने में कितना टाइम लगता है, इनको लाखों, हज़ारों, लाखों साल लगते हैं इनको बनने में। जब से हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे तब से बस हमारे पास इतना पेट्रोलियम आ पाया, इतना। ठीक है, मतलब डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट में बहुत सारे साल हो चुके भाई, मतलब 400 से 400 मिलियन हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट 400 मिलियन साल। और इतने में हमारे कितना पेट्रोलियम मिला है हमको 2.5 लाख मेट्रिक टन हमारे पास, ऑलमोस्ट, नहीं इससे भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 400 मिलियन साल हुए आज जाके फॉसिल फ्यूल्स हमको मिल पाए हैं। ठीक, तो हमको इसीलिए रिसोर्सेज को सेव करना, हमको पेट्रोलियम को सेव करके रखना है, नहीं तो आज हम लोग जो गाड़ी से चल रहे हैं ना, आगे के लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर पेट्रोलियम नहीं बचेगा तो। और दूसरा, पानी की समस्या तो सबसे ज़्यादा मेन हो चुकी है, क्योंकि आपने जैसा कि देखा कि भाई बैंगलोर है, एक सेकेंड, अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बताता हूँ मैं भाई। आपने बैंगलोर की एक वाटर क्राइसिस के बारे में सुना होगा, बैंगलोर के। तो बैंगलोर में क्या चल रहा है, वाटर क्राइसिस। क्यों चल रहा है, वहाँ ग्राउंड वाटर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वाटर क्राइसिस क्यों चल रहा है, वहाँ ग्राउंड वाटर की कमी है, इसीलिए आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ डेली टैंकर जाते हैं और लोग लंबी लाइन लगाते हैं पानी के लिए। ठीक, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने सावधानी नहीं बरती। ठीक, तमिलनाडु में भी शायद ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक, बस वहाँ की मेन सोर्स क्या है पानी का, कावेरी नदी। ठीक, और उसके ट्रिब्यूटरीज। हमारे यहाँ का मेन सोर्स क्या है, गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज, यही हमारा मेन सोर्स है। यूपी में रहने वाले लोग, उनके लिए ये मेन सोर्स है, और बाकी जो पंजाब, ऊपर साइड जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ के लिए क्या मेन सोर्स है, इंडस रिवर हो गई। ठीक, इंडस रिवर सबसे ऊपर होकर निकलती है हमारी। ठीक, तो बेंगलोर में वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ का ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं अपने सेव रिसोर्सेज और एनर्जी को सेव करो। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग आजकल तुम देख रहे हो, अगर आगे तक ओजोन लेयर हमारे कारनामों की वजह से ख़त्म हो गई तो ये जो अर्थ है ना, ये रहने लायक नहीं बचेगी, इस पे कोई नहीं जीवित रह पाएगा, समझे। क्योंकि भाई ओजोन लेयर ही एक ऐसी लेयर है जो हमको सन की यूवी रेज, हार्मफुल यूवी
UVA, UVB, ठीक, UVB एंड UVC रेस से हमको प्रोटेक्ट करता है। UV से सबसे खतरनाक, उससे कम खतरनाक UVB और उससे कम खतरनाक UVA। ओजोन लेयर UVA को हमारे पास आने देती है, इसलिए हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है अगर ज़्यादा देर गर्मी में बैठो, ठीक है, या फिर काले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये UVC वाली रे आ गई तो स्किन कैंसर होना गारंटेड है भाई। इसीलिए कहते हैं कि ओजोन लेयर को बचा के रखो, बचाओ ओजोन लेयर को। ये जो हमारे यहाँ सबसे मेन कारण तो यही है CFCs। आपने देखा होगा जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आपके जो ACs होते हैं, तो ठंडी हवा उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ठीक। और ये क्या करती हैं, ये हमारी ओजोन को डिप्लीट करती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या करती हैं ये, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, समझते हो ना, मतलब ओजोन लेयर घट रही है। और अंटार्कटिका में तो ओजोन होल तक बन गया था, अंटार्कटिका पे ओजोन होल, मतलब वहाँ की ओजोन लेयर आज तक की सबसे पतली ओजोन लेयर मानी गई थी। सोचो वहाँ कितनी हार्मफुल रेज आई होंगी। अब वो तो शुक्रगुजार है कि वहाँ कोई रहता नहीं है, ठीक, नहीं तो वहाँ पर अभी तक बहुत सी चीज़ें हो चुकी होती। इसीलिए CFCs को बैन किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और HFCs को काम में लाया गया था। किसको, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को काम में लाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आज वीडियो के अंदर बताई तुमको, और ये चैप्टर इसके साथ हुआ क्लोज, ठीक। अब चैप्टर क्लोज करेंगे हम लोग, यहाँ पर बाइंड अप कर लिया हम लोगों ने चैप्टर को, मात्र कुछ ये 25 से 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने चैप्टर को बाइंड अप कर लिया। आई होप तुमको मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई सब समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी अमेजिंग सी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक। जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस लगा देना, ठीक। और इसी के साथ मिलूंगा मैं एक और नए चैप्टर के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।